हेलो क्लास। तो हम लोग बात कर रहे थे कल बात किया था कि स्टीम इन्हेलेशन के कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं। तो जिसमें मैंने बताया था स्टीम इन्हेलर रहता है, ठीक, इन्हेलेशन डिवाइस रहता है, वेपोराइजर जिसको कहते हैं। इसके अलावा क्लीन वाटर हो गया, टॉवेल हो गया, कंफर्टेबल चेयर हो गई और क्लीन अप्रोप्रिएट वहाँ पे कंटेनर होता है। कभी कभी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे रहती हैं एक कंट्रोल्ड सिस्टम से, कंट्रोल्ड हाइजेनिक, और वहाँ पे सेफर स्टीम इन्हेलेशन करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो बॉइलिंग वाटर रहेगा उसको हम अब ओपन जो रहता है बाउल उस पर वहाँ पे झुककर स्टीम नहीं लेते हैं। अब हम क्या प्रेफर करते हैं, वहाँ पे जो कवर्ड रहता है, ठीक है, इक्विपमेंट जो कह सकते हैं रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं, उनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। कमर्शियल स्टीम इनहेलर हम यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ पे बर्न का रिस्क भी कम रहेगा और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक। अब हम लोग बात करने वाले हैं पेशेंट के प्रिपरेशन की, कि पेशेंट को मान लिया जब स्टीम इनहेलेशन देना है किसी पेशेंट को, तो स्टीम इनहेलेशन शुरू करने से पहले क्या करेंगे, पेशेंट प्रिपरेशन करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि प्रॉपर प्रिपरेशन से क्या होगा, पेशेंट को वहाँ पे प्रोसीजर के बारे में भी पता चल होगा, ठीक है। कंफर्टेबल पोजीशन कौन सी देना है, ये सारी चीज़ें, एडिक्यूट वेंटिलेशन मेंटेन करना, थर्मल इंजरी से रिस्क को कम करना, तो ये सारा मेनली पर्पज़ रहता है पेशेंट के प्रिपरेशन के लिए। अब पेशेंट प्रिपरेशन में हम करते क्या क्या हैं, तो सबसे पहले एक्सप्लेन द प्रोसीजर। तो प्रोसीजर शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट को वहाँ पे पूरी स्टीम इनहेलेशन की जो भी प्रोसेस होता है, जो भी प्रोसीजर रहता है, उसका क्या पर्पज़ होता है, उसको एक सिंपल भाषा में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब पेशेंट को वहाँ पे बताएंगे कि वार्म है, मॉइस्ट वेपर का यूज़ किया जाएगा, उसको कंफर्टेबल इनहेल करना है, ठीक है। तो उसका मेनली पर्पज़ क्या है कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको ह्यूमिडिफाई करना, जिससे क्या हो वहाँ पे ड्राइनेस कम हो जाए और वहाँ पे जो थिक सिक्रीशन था वो वहाँ पे सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। तो पेशेंट को भी ये समझना चाहिए कि जो स्टीम इनहेलेशन है मेनली क्या होगा, सिम्टोमेटिक और वहाँ पे सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, ना कि मेडिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को क्योर नहीं करता है, बल्कि वहाँ पे क्या करता है, एक सपोर्टिव थेरेपी कह सकते हैं उसके लिए दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो प्रोसीजर करेंगे, प्रोसीजर से पहले वहाँ पे पेशेंट को बताएंगे कि अगर वहाँ पे एक्सेसिव हीट फील हो रही है या फिर बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, डिजीनेस हो रहा है या डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग हो रही है, तो इन चीज़ों के बारे में वहाँ पे तुरंत इन्फॉर्म करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब इन्फॉर्म कर देगा तो वहाँ पे हम पेशेंट को वहाँ पे कह सकते हैं वो जो प्रोसीजर होगा उसको हम स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली पर्पज़ यही रहता है प्रोसीजर को एक्सप्लेन करने का कि जो पेशेंट है वो चीज़ों को समझे, कोऑपरेट करे और वहाँ पे उसके कोई कह सकते हैं एंजाइटी जैसी कंडीशन ना डेवलप हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो प्रोसीजर होगा वो भी सेफली वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड है प्लेस द पेशेंट इन द कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन। आप पेशेंट को क्या करेंगे, कंफर्टेबल और सिटिंग टेबल पे वहाँ पे बिठाएंगे, ठीक है। बैक एडिक्यूट वहाँ पे सपोर्ट मिलना चाहिए, जिससे क्या हो वहाँ पे पेशेंट हो रिलैक्स पोस्चर में वहाँ पे रहे। सिटिंग पोजीशन इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पे जो पेशेंट रहेगा वो प्रोसीजर के दौरान वहाँ पे स्टेबल रहे और अलर्ट रहे, ठीक है। अगर वहाँ पे पेशेंट अनकंफर्टेबल पोजीशन होगा, फील करेगा, तो क्या होगा, बार बार वो मूवमेंट करेगा, इससे क्या होगा, जो स्टीम सोर्स होगा वो एक्सीडेंटल कांटेक्ट में आ सकता है और वहाँ पे रिस्क बढ़ सकता है। तो सबसे पहले कंफर्टेबल पोजीशन हो चाहिए, जिससे प्रॉपर उसको वेंटिलेशन या ब्रीदिंग सपोर्ट हो सके, ठीक है। पेशेंट को फटीग की कंडीशन ना डेवलप हो और वहाँ पे जो इक्विपमेंट है उनको आसानी से वो हैंडल कर सके, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो एक्सीडेंटल मूवमेंट होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेबल सेटिंग होना चाहिए, जिससे जो उसका पोस्चर होना चाहिए वो भी बेटर होना चाहिए और जिससे पेशेंट क्या हो सके वहाँ पे सही से सेफली प्रोसीजर को कंप्लीट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है इंश्योर एडिक्यूट वेंटिलेशन। अब स्टीम इनहेलेशन के लिए क्या चाहिए, रूम में एडिक्यूट वेंटिलेशन होना चाहिए, क्योंकि वेंटिलेशन क्या होता है, वेंटिलेशन मतलब रूम के अंदर वहाँ पे फ्रेश एयर आना ज़रूरी रहता है, गैस वहाँ पे एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी रहता है।
क्योंकि अगर वो रूम बहुत ज़्यादा क्लोज है या फिर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है तो जो एक्सेसिव ह्यूमिडिटी होगी और जो हीट रहेगी इसके कारण वहाँ पे पेशेंट को कह सकते हैं ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है या फिर स्टिफनेस की कंडीशन उसको फील हो सकती है। तो प्रॉपर जिस रूम में वहाँ पे वेंटिलेशन, जिस रूम में हम उसको दे रहे हैं स्टीम इनहेलेशन, वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या हो पेशेंट वहाँ पे कंफर्टेबल ब्रीदिंग को मेंटेन कर सके और वहाँ पे जो एक्सेसिव ह्यूमिडिटी है वो भी रिड्यूस हो जाए, ठीक है। इसके अलावा जो रूम को एक्सेसिवली वहाँ पे हीट हो उससे भी उसको रोका जा सके, ठीक है। तो कह सकते हैं ओवरऑल पेशेंट को वहाँ पे क्या होना चाहिए, कंफर्टेबल फील होना चाहिए। क्योंकि मेनली होता क्या है, अगर वहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर है तो पेशेंट को भी कंफर्टेबल फील होगा और वहाँ पे वो पेशेंट भी टॉलरेट कर सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेक श्योर द स्टीम इज़ कंफर्टेबल वार्म। तो होता क्या है, स्टीम का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होना चाहिए, कंफर्टेबल और सेफ होना चाहिए, ठीक है। प्रिपरेशन के समय इम्पॉर्टेंट सेफ्टी स्टेप ये है कि अगर स्टीम जो वहाँ पे जो कंफर्टेबल वार्म होनी चाहिए, ठीक है। एक्सेसिव वहाँ पे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं वो हार्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हार्ट होगी या बॉइलिंग होगी तो उसकी वजह से वहाँ पे जो प्रोसीजर का थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्टिव्स रहेगा कि रेस्पिरेटरी म्यूकोसा को वहाँ पे ह्यूमिडिफाई करना या फिर वहाँ पे उसको वार्म करना। तो अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे हीट होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे उसका थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ बर्न की सेंसेशन हो सकती है। मान लिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट है तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे बर्न हो सकता है, स्कैल्डिंग की कंडीशन डेवलप हो सकती है या फिर कोई थ्रॉट में इरिटेशन हो सकता है, नेजल म्यूकोसा में इरिटेशन हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे जो स्टीम होगी वहाँ पे पेशेंट के लिए कंफर्टेबल टेम्परेचर वहाँ पे मेंटेन रखना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, पेशेंट को कंफर्टेबल जब फील होगा तो वहाँ पे थेरेप्यूटिक ह्यूमिडिफिकेशन भी अच्छा होगा और एक्सेसिव हीट के कारण वहाँ पे इंजरी का रिस्क भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हीट होने से वो जो थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स होगा वो ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो बेनिफिट्स उतना ही मिलेगा, ठीक है। और ज़्यादा यहाँ पे सीरियस कंडीशन कह सकते हैं, रिस्क इंजरी का भी वहाँ पे रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेस द इक्विपमेंट ऑन द स्टेबल सरफेस, ठीक। अब क्या करेंगे, पेशेंट को वहाँ पे जो इक्विपमेंट होंगे उनको भी क्या करेंगे, एक स्टेबल सरफेस वहाँ पे रखेंगे, क्योंकि जो स्टीम इनहेलेशन डिवाइस हैं या फिर जो वेपराइजर होता है उसको फ्लैट या स्टेबल सरफेस पे वहाँ पे रखेंगे, क्योंकि इक्विपमेंट को पता लगे ऐसी जगह पे नहीं रखना चाहिए जहाँ पे आसानी से वो क्या हो सके, वहाँ पे गिर जाए, ठीक है। तो उसको पेशेंट को या फिर पेशेंट के हाथ से वहाँ पे टकरा जाए, जिससे क्या हो हॉट वाटर हो और वहाँ पे के बर्न की कंडीशन डेवलप हो जाए। तो स्टेबल प्लेसमेंट वहाँ पे ज़रूरी रहता है, जिससे क्या हो वहाँ पे जो स्टीम जनरेटिंग इक्विपमेंट हो वो हॉट वाटर वहाँ पे बना रहे, ठीक है, वहाँ प्रॉपर स्टेबल रहे और वहाँ पे वो गिरे नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर अनस्टेबल इक्विपमेंट हुआ, प्रॉपर स्टेबल नहीं हुआ तो वहाँ पे वो गिर सकता है और वहाँ पे हॉट वाटर फैल सकता है, जिससे वहाँ पे स्कैल्टिंग इंजरी हो सकती है, ठीक। तो इसीलिए वहाँ पे इक्विपमेंट को पेशेंट के कह सकते हैं वहाँ पे जो रहेगा इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट को वहाँ पे पेशेंट के कंफर्टेबल रीच में वहाँ पे अनसेफ हैंडलिंग डिस्टेंस पे नहीं रखना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे सेफ कंफर्टेबल फील हो वहाँ पे रखना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल वेपराइजर होगा यूज करते समय वहाँ पे कार्ड प्लेसमेंट भी अपने पास कर सकते हैं, सुरक्षित होना चाहिए, ताकि क्या हो वहाँ पे ट्रिपिंग या एक्सीडेंटल पुलिंग ना होने पाए। नेक्स्ट है कीप द पेशेंट फेसेज एट द सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द स्टीम आउटलेट। कहने का मतलब ये है कि जो पेशेंट है, पेशेंट के फेस को वहाँ पे स्टीम आउटलेट से थोड़ा दूर रखना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या हो वहाँ पे जो पेशेंट हो, क्योंकि पेशेंट का फेस जो होगा अगर स्टीम आउटलेट के बहुत क्लोज होगा तो क्या होगा वहाँ पे रिस्क बढ़ जाएगा उसका, क्योंकि क्योंकि जो कंसनट्रेटेड वहाँ पे हार्ट वेपर होगा वो डायरेक्टली नेजल या जो फेशियल टिश्यूज होंगे उन पर पड़ेगा, जिससे वहाँ पे एक्सेसिव हीट के कारण वहाँ पे इरिटेशन होने लगेगा और इसके अलावा बर्निंग सेंसेशन डेवलप हो सकता है, ठीक है। अब इरिटेशन है वेंटिलेशन कह सकते हैं, वहाँ पे प्रॉपर इरिटेशन या बर्न की कंडीशन रिस्क बढ़ जाएगी। अगर सेफ डिस्टेंस मेंटेन
रखेंगे तो वहाँ पे स्टीम कंफर्टेबल इनहेल होने कर लेगा पेशेंट, और वहाँ पे एक्सेसिव हीट एक्सपोजर भी रिड्यूस हो जाएगा। फेशियल स्किन या जो नेजल म्यूकोसा है वो भी प्रोटेक्ट रहेगी, ठीक है, और पेशेंट को वहाँ पे प्रोसीजर टॉलरेट करने में भी आसानी होगी। तो सेफ़ डिस्टेंस ज़रूरी है, क्योंकि सेफ़ डिस्टेंस से क्या होगा, जो वार्म मॉइस्ट वेपर एक्सपोजर होगा वो वहाँ पे ह्यूमिडिफिकेशन अच्छे से काज करेगा, और वहाँ पे कंफर्टेबल पेशेंट को भी कंफर्टेबल फील होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो पेशेंट है, पेशेंट को कंफर्टेबल ब्रीदिंग पोजीशन मेंटेन करने के लिए वहाँ पे फोर्सफुली वहाँ पे इनहेल नहीं करना ज़रूरी रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट था, पेशेंट प्रिपरेशन, ठीक है। तो इसमें पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, जिससे क्या हो पेशेंट वहाँ पे कोऑपरेट कर सके। उसको सेटिंग पोजीशन के बारे में बताएंगे, कंफर्टेबल सेटिंग पोजीशन उसकी होनी चाहिए, और जिस रूम में प्रोसीजर कर रहे हैं प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, ठीक है। और वहाँ पे जो स्टीम दे रहे हैं, हम स्टीम वेपर दे रहे हैं, उसका टेम्परेचर वहाँ पे पेशेंट के कंफर्टेबल के अनुसार वहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा जो इक्विपमेंट होंगे उनको भी क्या करना चाहिए, एक स्टेबल सरफेस पे रखना चाहिए, जिससे वो गिरे नहीं। और वहाँ पे इसके अलावा जो पेशेंट होगा, पेशेंट को वहाँ पे सेफ़ डिस्टेंस के बारे में वहाँ पे मेंटेन करने के लिए बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने से क्या होगा, वहाँ पे सेफ़ और कंफर्टेबल स्टीम इनहेलेशन करेगा पेशेंट, और उसको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि वहाँ पे सारी चीज़ें पेशेंट को इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, प्रॉपर वेंटिलेशन रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में। अब हम प्रोसीजर के बारे में, कैसे प्रोसीजर किया जाता है, ठीक है। तो स्टीम इनहेलेशन कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं होता है, एक सिंपल प्रोसीजर होता है। लेकिन यहाँ पे जो सेफ्टी है, सेंसिटिविटी, जो हाइड्रोथेरेप्यूटिक कह सकते हैं सेंसिटिव प्रोसीजर रहता है, क्योंकि यहाँ पे हॉट वाटर लिया जाता है, ठीक है। तो एक हाइड्रोथेरेप्यूटिक कह सकते हैं प्रोसीजर रहेगा। ये मेनली क्या करता है, इसका मेनली पर्पज़ क्या रहता है, तो इसका मेनली पर्पज़ करने का यही रहता है कि जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको क्या करना, ह्यूमिडिफाई करना, मॉइस्चर प्रोवाइड करना, ठीक है। जिससे क्या हो, वहाँ पे जो मॉइस्चर होगा, म्यूकोसल हाइड्रेशन बढ़ेगा, तो वहाँ पे जो थिक सिक्रीशन होगा वो सॉफ्ट होगा, और वहाँ पे जो सिम्टम्स होंगे उनमें टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 क्या है, पोजीशन। द पेशेंट सिट्स अपराइट पोजीशन, अपराइट इन द कंफर्टेबल पोजीशन। तो सबसे पहले पेशेंट को क्या करेंगे, एक कंफर्टेबल अपराइट सिटिंग पोजीशन में वहाँ पे हम बिठाते हैं, ठीक है। और जो पेशेंट की बैक रहेगा वहाँ पे एक सपोर्ट देते हैं, जिससे क्या हो, वहाँ पे जो पोस्चर उसका हो रिलैक्स हो, और वहाँ पे अपराइट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को रिलेटिवली ओपन रख सके, ठीक है। तो एक कंफर्टेबल ब्रीदिंग को सपोर्ट कर सके, इसीलिए पेशेंट को वहाँ पे स्टीम सोर्स पे कह सकते हैं झुकने या उसके ऊपर अननेसेसरली जो क्लोज लाने से वहाँ पे बचना चाहिए, ठीक है। तो पेशेंट को वहाँ पे कैसे बिठाएंगे, अपराइट वहाँ पे सिटिंग पोजीशन में बताएंगे, ठीक है। जिससे क्या पेशेंट क्या कर सके, वहाँ पे कंफर्टेबल चेस्ट एक्सपेंशन कर सके, ठीक है। अब जब चेस्ट एक्सपेंशन अच्छे से होगा तो वहाँ पे ब्रीदिंग ईजी होगी, और वहाँ पे बेटर टॉलरेंस होगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो स्टेबल पोजीशन है, जिससे क्या होगा, स्टेबल पोजीशन से वहाँ पे डिजीनेस या वीकनेस होने का रिस्क वहाँ पे बहुत ही कम हो जाता है। सेकेंड स्टेप क्या है, प्रिपेयर द स्टीम, क्लीन वाटर इज इनहेल्ड यूजिंग द अप्रोप्रिएट स्टीम इनहेलेशन डिवाइस। तो मेनली होता क्या है यहाँ पे, जब अब करना क्या होगा, जब हम वहाँ पे स्टीम को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टीम इनहेलेशन डिवाइस जो वेपोराइजर रहेगा उसमें क्लीन वाटर का यूज करेंगे, उसका यूज करके वहाँ पे स्टीम तैयार करेंगे। डिवाइस को वहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स के इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही वहाँ पे ऑपरेट करना चाहिए, ठीक है। और जो स्टीम है, स्टीम को तैयार करने के समय क्या होना चाहिए, ये इंश्योर ज़रूर करना चाहिए कि जो वेपर है वो वहाँ पे कंफर्टेबली वार्म हो, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली हॉट ना हो, क्योंकि उससे वहाँ क्या हो रहेगा, जो पेशेंट रहेगा उसको बर्न की कंडीशन डेवलप हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉट या बॉइलिंग स्टीम होगा तो उसका इतना ज़्यादा थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी नहीं मिलेगा, और वहाँ पे पेशेंट को थर्मल इंजरी का रिस्क भी बढ़ जाएगा। इसलिए वहाँ पे इसको कह सकते हैं कंट्रोल्ड हीटिंग करते हैं, जिससे वहाँ पे पेशेंट को
वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्लीन वाटर लेंगे और कंट्रोल्ड हीटिंग करेंगे, जिससे जो वार्म मॉइस्ट वेपर होगी ये क्या करेगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को वहाँ पे ह्यूमिडिफाई करेगी, ठीक है। और इसके अलावा जो ओपन बाउल होता है या फिर जो बॉइलिंग वाटर के ऊपर पेशेंट को झुकाने के बजाय क्या करेंगे, वहाँ पे कमर्शियल स्टीम डिवाइस होती है उसका यूज करेंगे। ये क्या रहती है, ज़्यादा सेफ रहेगी और वहाँ पे जो कह सकते हैं हॉट वाटर का स्पिल होने का रिस्क भी कम रहेगा, वहाँ पे बर्न का भी रिस्क कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बिगेन्स इनहेलेशन। द पेशेंट जेंटली इनहेल्स द वार्म मॉइस्ट वेपर थ्रू द नोज एंड माउथ। अब जो वार्म मॉइस्ट वेपर होगा उसको स्टीम जैसे ही कह सकते हैं पेशेंट को वार्म मॉइस्ट वेपर वहाँ पे जेंटली क्या करेगी, इनहेल करेगी, ठीक, कह सकते हैं इनहेल करेगा, ठीक है। तो पेशेंट वहाँ पे पेशेंट की जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है उसी के अनुसार वहाँ पे नोज और माउथ दोनों को नेचुरली ब्रीद कर सके, उसी के अनुसार वहाँ पे जो वाटर का टेम्परेचर रहता है, वेपर रहता है, उसको लेते हैं। और पेशेंट को बताएंगे कि इसकी जो ब्रीदिंग हो कैसी होनी चाहिए, स्लो ब्रीदिंग होनी चाहिए, नेचुरल, जेंटल और कंफर्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टीम को जो पेशेंट है, पेशेंट को वहाँ पे स्टीम फोर्सफुली या डीपली इनहेल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे अगर इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें तो जो वार्म मॉइस्ट वेपर जब इनहेल करेगा तो जो रेस्पिरेटरी म्यूकोसा होगा वो ह्यूमिडिफाई होगा और वहाँ पे जो ड्राइनेस होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और जो थिक म्यूकस होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा। और जो थिक म्यूकस सॉफ्ट हो जाएगा तो वहाँ पे उसको एक्सपेल आउट करने में वहाँ पे आसानी होगी, ठीक है। तो अगर वहाँ पे पेशेंट को जो स्टीम ले रहा है बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा है तो क्या होना चाहिए, जो फेस है फेस को थोड़ा दूर रखना चाहिए, या फिर उसको क्या कर सकते हैं, प्रोसीजर को भी वहाँ पे रोक सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा है तो उस कंडीशन में, ठीक है। तो इसीलिए ब्रीदिंग शुड रिमेन स्लो, नेचुरल एंड कंफर्टेबल। तो ब्रीदिंग कैसी होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए और कंफर्टेबल वहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटेन द प्रोसीजर, स्टेप 4 के बारे में। मेंटेन द प्रोसीजर। स्टीम इनहेलेशन इज यूजली परफॉर्म्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड, commonly about 5 to 10 minutes depending on the patient tolerance and the device instruction। तो जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर को एक कह सकते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन, जनरली क्या रहेगा, स्टीम इनहेलेशन शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोसीजर रहता है, ठीक है। तो कॉमनली इसको क्या अप्रॉक्स वही 5 to 10 मिनट्स तक हम कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट ड्यूरेशन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, पेशेंट की टॉलरेंस पे, और जो डिवाइस रहती है, डिवाइस का जो इंस्ट्रक्शंस रहता है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर जो प्रोसीजर कर रहे हैं, प्रोसीजर के दौरान वहाँ पे पेशेंट को और वहाँ पे कह सकते हैं कि रिलैक्स्ड पोजीशन में पे बिठाएंगे और वहाँ पे स्लो और नेचुरल ब्रीदिंग को मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो प्रोसीजर के दौरान वहाँ पे जो पेशेंट है उसको भी कंफर्टेबल स्टीम वहाँ पे हो, कंटिन्यू हो, लेकिन अगर वहाँ पे एक्सेसिव हीट, डिजीनेस या ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी जैसी कोई भी सीवियर डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो प्रोसीजर को तुरंत वहाँ पे हम स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन भी क्या रखेंगे, बहुत ही 5 to 10 मिनट के लिए रखेंगे। ड्यूरेशन को अननेसेसरी वहाँ पे हम बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि बढ़ाने से क्या होगा, वहाँ पे कोई थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स उतना ही रहेगा, इसीलिए वहाँ पे जो स्टिमुलेशन लेते हैं तो अप्रॉक्स 5 to 10 मिनट मैक्सिमम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इसका क्या रहता है, ऑब्जर्वेशन। अब क्या करेंगे, जब प्रोसीजर हम कर रहे होते हैं तब उस समय हम ऑब्जर्व करते रहते हैं। क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व द पेशेंट शुड बी ऑब्जर्व फॉर एक्सेसिव हीट। अब जब हम पेशेंट का जब वो स्टीम इनहेलेशन ले रहा होगा तो स्टीम इनहेलेशन के दौरान वहाँ पे हम पेशेंट को हम ऑब्जर्व करते रहेंगे। ऑब्जर्व इसलिए करना रहता है क्योंकि वहाँ पे पेशेंट जनरल अपीयरेंस, ब्रीदिंग पैटर्न और वहाँ पे टॉलरेंस, इन चीज़ों को वहाँ पे ध्यान रखना होता है। तो वहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे, एक्सेसिव हीट, कि अगर पेशेंट
जो है वो स्टीम बहुत ज़्यादा उसको हॉट लग रहा है या फिर फेस या नोज या थ्रोट में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो क्या करेंगे वहाँ पे जो थर्मल इंजरी का जो वहाँ पे रिस्क रहेगा उसको हम प्रिवेंट करना करेंगे। तो उस कंडीशन में वहाँ पे हम पेशेंट को स्टॉप करने के लिए बोल सकते हैं या फिर जो वहाँ पे उसको वहाँ पे दूर जाने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि एक्सेसिव हीट से क्या होगा वहाँ पे थर्मल इंजरी हो सकती है। तो अगर एक्सेसिव हीट है तो उससे हम डिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए बोलेंगे, ठीक है, या फिर प्रोसीजर को स्टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हम थर्मल इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पहला पर्पज़ यही होना चाहिए कि जो थर्मल इंजरी है वो ना हो और उसको प्रिवेंट करना, ठीक है, ये पहली। नेक्स्ट है डिजीनेस की कंडीशन। तो डिजीनेस क्योंकि हीट एक्सपोजर के कारण होता है, कुछ इंडिविजुअल्स में वहाँ पे डिजीनेस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो अगर डिजीनेस वहाँ पे डेवलप हो रहा है तो स्टीम इनहेलेशन को इमीडिएटली वहाँ पे स्टॉप कर देंगे और वहाँ पे पेशेंट को सेफली रेस्ट करवाएंगे, ठीक है, और उसकी कंडीशन को असेस कर सकते हैं। पेशेंट को अकेला वहाँ पे नहीं रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, अगर पेशेंट को स्टीम के दौरान वहाँ पे जब स्टीम इनहेलेशन ले रहा है उस दौरान वहाँ पे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है या फिर चेस्ट टाइटनेस हो गया, सिग्निफिकेंट रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट कोई भी वहाँ पे फील हो रहा है, तो वहाँ पे प्रोसीजर को कंटिन्यू नहीं रखेंगे, उसको हम क्या करेंगे स्टॉप कर देंगे। क्योंकि ब्रीदिंग जो वहाँ पे सिम्टम्स होंगे अगर बढ़ेंगे तो हम एक ही तरह स्टॉप कर दें स्टीम को और वहाँ पे पेशेंट को असेस करें, ठीक है। तो स्टीम को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं मानेंगे, फोर्सफुली वहाँ पे कंटिन्यू उसको नहीं रख सकते, ठीक है, उसको क्या करेंगे वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट है कफिंग। तो माइल्ड कफिंग चलिए इसमें हो सकती है, जब हम प्रोसीजर कर रहे होते हैं माइल्ड कफिंग तो हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे जो सिक्रीशन है एयरवे में वहाँ पे जो म्यूकस है उसका मूवमेंट होने लगता है इस कारण से। लेकिन परसिस्टेंट अगर वहाँ पे सीवियर डिस्ट्रेसिंग कफ हो रहा है तो उसको हम प्रोसीजर को वहाँ पे स्टॉप करेंगे, ठीक है, क्योंकि म्यूकस लूज होने के कारण कफिंग तो डेवलप होगी, ठीक है, में भी वो क्योंकि एक्सपेक्टोरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। लेकिन सीवियर कफिंग की कंडीशन में अब पेशेंट को वहाँ पे डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, इस कारण से उसको हम स्टॉप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कम्फर्ट। तो अगर पेशेंट ओवरऑल डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है तो सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ पे उसको एक्सेसिव वार्म की कंडीशन तो नहीं है, बर्निंग सेंसेशन तो नहीं हो रहा है, हेडेक डिजीनेस जैसी कंडीशन तो नहीं डेवलप हो रही है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो गई या फिर अनयूजुअल कह सकते हैं वहाँ पे इरिटेशन तो नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को एसेस करेंगे। अगर कोई चीज़ वहाँ पे हो रही है, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे एक्सपोजर को रिड्यूस कर सकते हैं या फिर हम प्रोसीजर को स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो ये था ऑब्जर्वेशन में करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वहाँ पे कंप्लीशन की। तो प्रोसीजर मैंने बताया इसको क्या करते हैं 5 to 10 मिनट के लिए करते हैं, ठीक है। तो एक कंटिन्यू जितने टाइम की रिक्वायरमेंट जहाँ तक पेशेंट टॉलरेट कर सकता है पेशेंट के टॉलरेंस के अनुसार वहाँ पे स्टीम इनहेलेशन को हम एंड कर सकते हैं, ठीक है। स्टीम सोर्स की जो सेफली वहाँ पे स्विच ऑफ करके वो क्या करेंगे इक्विपमेंट को वहाँ पे हम हटा सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो पेशेंट रहेगा पेशेंट को तुरंत उठने के बजाय क्या करेंगे कुछ समय के लिए उसको हम रिलैक्स करने के लिए बोलेंगे, ठीक है, रिलैक्स से बैठने के लिए बोलेंगे, ठीक है। स्पेशली अगर उसे अगर जो पेशेंट है उसको वहाँ पे वार्मथ या फिर डिजीनेस फील हो रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे पेशेंट को वहाँ पे रिलैक्स करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो जो हम स्टीम प्रोसीजर जो प्रोसीजर दे रहे हैं तो इसका ओवरऑल प्रोसीजर यही रहता है, ओवरऑल पर्पज़ यही रहता है कि जो स्टीम है स्टीम के बाद वहाँ पे जो थिक सिक्रीशन है वो वहाँ पे सॉफ्ट और मोबाइल हो सके और पेशेंट को वहाँ पे अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे जेंटल कफ करके वहाँ पे स्पूटम को बाहर निकाल सके, ठीक है, और नोज़ को जेंटली क्लियर करने की वहाँ पे कह सकते हैं कर सके। तो इससे क्या होगा वहाँ पे जो सिक्रीशन है उसको फोर्सफुली वहाँ पे कफ के थ्रू रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, क्योंकि मुकस वहाँ पे हाइड्रेट हो चुका है, ठीक है। जब हाइड्रेट हो जाएगा तो वहाँ पे सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक, और उसकी मोबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी और उसको हम आसानी से एक्सपेक्टोरेशन कर सकते हैं, आसानी से एक्सपेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर था जो कि 6 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में मैंने बताया
पेशेंट को आप अपराइट कंफर्टेबल पोजीशन में बिठाएंगे हम। जब पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन में वहाँ पे बैठ जाएगा, इसके बाद क्या करेंगे, वहाँ पे जो क्लीन वाटर होगा, क्लीन वाटर से अप्रोप्रिएट डिवाइस के थ्रू वहाँ पे हम स्टीम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, स्टीम जब प्रिपेयर कर लेंगे, उसके बाद वार्म मॉइस्ट वेपर को जेंटली हम इनहेल करेंगे पेशेंट की कह सकते हैं वहाँ पे टॉलरेंस के अनुसार। ठीक, वहाँ पे इनहेल करेंगे स्लो, और जो इनहेलेशन कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, स्लो होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, कंफर्टेबल ब्रीदिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये करने के बाद क्या करेंगे, और जो ये प्रोसीजर होगा अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 मिनट्स तक कर सकते हैं। ठीक है, एक स्टैंडर्ड यही रहता है, 5 to 10 मिनट तक करते हैं। बाकी पेशेंट की टॉलरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर उस टॉलरेट कर सकता है या फिर डिवाइस जो है, डिवाइस पे जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसके अनुसार वहाँ पे वो कर सकता है। ठीक है, तो उसको करने के बाद, और हाँ, जो प्रोसीजर को कर रहे होते हैं उस समय वहाँ पे पेशेंट को हम ऑब्जर्व करते रहते हैं कि वहाँ पे जो हीट है वो नॉर्मल है कि नहीं है, डिजीनेस तो नहीं हो रही पेशेंट को, उसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी की कंडीशन तो नहीं डेवलप हो रही, कफ या फिर जो डिस्कम्फर्ट कोई फील तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर फील हो रहा है तो हम क्या करेंगे, प्रोसीजर को स्टॉप कर देंगे और वहाँ पे हम आगे नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ अगर नहीं हो रही हैं, कुछ देर बाद क्या करेंगे, हम प्रोसीजर को 5 से 10 मिनट करने के बाद प्रोसीजर को हम सेफली स्टॉप कर देंगे और वहाँ पे पेशेंट को रेस्ट करने के लिए बोलेंगे या फिर कंफर्टेबल फील करने के लिए, जिससे क्या हो, पेशेंट वहाँ पे कंफर्टेबल फील कर सके, और जो वहाँ पे लूजेंट सिक्रीशन है उसको जेंटली क्लियर करने के लिए बोलेंगे अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट हुई तो। ठीक है, तो ये स्टीम इनहेलेशन था। इसको ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। ड्यूरेशन सबसे पहले तो 5 to 10 मिनट रहता है, और बाकी डिपेंड करता है वहाँ पे पेशेंट की टॉलरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो गोल्डन रूल यही है कि कंफर्टेबल वहाँ पे वार्म वाटर लेंगे, जितना पेशेंट टॉलरेट कर सके उसके अनुसार। जेंटली ब्रीदिंग वहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहती है, और वहाँ पे सेफ़ डिस्टेंस, क्योंकि सेफ़ डिस्टेंस रहेगी जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर कंटिन्यूस, और इसके अलावा कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन करेंगे। इससे क्या होगा, एक्सेसिव हीट, डिजीनेस, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे नहीं होंगी। अगर ये सारी प्रॉब्लम होती हैं तो हम तुरंत प्रोसीजर को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, ओके क्लास, तो आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसका क्या क्या प्रिकॉशंस रहते हैं, और क्या क्या इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं, और इसके अलावा इसके डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और हाँ, इसके अलावा अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आप उसके लिए, आपके लिए एक बेस्ट कोर्स है जिसका नाम है टेलीमेडिसिन कोर्स। तो टेलीमेडिसिन आप कोर्स कर सकते हैं। इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप वहाँ पे मेडिकल स्टोर को कारपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे एक हेल्थ केयर इकोसिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा इसमें जो डॉक्टर्स रहते हैं, ठीक है, वो भी आपको ऑडियो और वीडियो कॉल पे आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। और जो एक्सपर्ट डॉक्टर रहते हैं, ठीक है, वो आपको वहाँ पे ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं आपसे। ठीक है, और इसके अलावा आप इसके बारे में कह सकते हैं जो डॉक्टर्स हैं उनसे आप पेशेंट के बारे में राय ले सकते हैं। पेशेंट की कह सकते हैं पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं उनको बता करके उसके बारे में वहाँ पे ले सकते हैं, उनसे डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी चीज़ पे, चाहे वो रिपोर्ट हो, चाहे पेशेंट की कंडीशन हो, ये हर चीज़ों पे उनसे हम डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ऑडियो कॉल पे भी कनेक्ट हो सकते हैं और वीडियो कॉल पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी कंप्लीट फ़ीस के बारे में बात की जाए इस कोर्स की, तो वो है 25,000। तो आप 25,000 दे करके वहाँ पे इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से जानकारी लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और डिटेल जानकारी ले सकते हैं। ओके क्लास, तो आज इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके प्रिकॉशंस के बारे में और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। ठीक है, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।